गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लिया था और वहां पे क्या प्रॉब्लम्स थी इसके बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ओके, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसके साइड में कुछ फेमस लीडर्स के नाम है जो कि उस समय इन्वॉल्व थे इन द फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला नाम आता है वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल। ओके, इनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी डेथ 1950s में हुई। ओके, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। उसके बाद इन्होंने कौन कौन से मिनिस्ट्री संभाले? मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इन द इंडियन गवर्नमेंट। लॉयर एंड लीडर ऑफ बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, ये एक लॉयर भी थे और बरदोली पीजेंट सत्याग्रह में ये उनके लीडर्स भी थे उस सत्याग्रह के। प्लेड a decisive role in the integration of princely states, later deputy prime minister। इनके साथ साथ उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन किया था हमारे प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि ऐसे स्टेट्स जहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उस समय वो वहां पर रूल नहीं कर पा रहे थे डायरेक्टली। वहां पर उन्होंने अपने जो डिफरेंट राजास थे लाइक द सिंधियास हो गए, होलकर्स हो गए, इनको अपॉइंट कर रखा था। बेसिकली वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। तो ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे उस समय उनको प्रिंसली स्टेट्स किया जाता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा उन्होंने जब इंडिया को छोड़ा तो ऐसा उन्होंने एक लॉ या फिर एक रूल या फिर एक बिल पास किया जिसमें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि अगर चाहे तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल ना ही हो सकते हैं, वो एज ए इंडिपेंडेंट रूलर्स के तौर पर भी अपने जो स्टेट है उसको रूल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया गया था। जिस समय इंडिया जब अंग्रेज छोड़ के गए थे इंडिया को, उस समय इंडिया में 543 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन सबको एक लाकर पूरा एक इंडिया को कंप्लीट करा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से हुआ है। ओके, इसके बाद आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1888 से 1958 तक ये रहे। ओके, 1888 में इनका जन्म हुआ, 1958 में इनकी डेथ हुई। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ। ओके, ये एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर मीन्स टीचर थे, ऑथर थे एंड थियोलॉजियन, स्कॉलर ऑफ अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज में इन्होंने मास्टर्स कर रखी थी। इसके बाद ये कांग्रेस लीडर बने और जितने भी नेशनल मूवमेंट थे उसमें एक एक्टिव लीडर के तौर पे इन्होंने काम किया। और इसके साथ साथ ये जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स होती है, मीन्स मुस्लिम जब सेपरेट होकर अपनी अलग पार्टी बना रहे थे तो उसके वो अगेंस्ट थे कि नहीं हमें एक ही रहना है। ओके, और फिर बाद में फर्स्ट इंडियन कैबिनेट के मिनिस्टर भी बने एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, टी.डी. कृष्णमाचारी 1899 में इनका जन्म हुआ, तमिलनाडु में। उनकी डेथ 1974 में हुई। ये एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर थे और एक कांग्रेस लीडर थे। बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। ओके, इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स के नाम हम आगे पढ़ेंगे जिनका एक बहुत बड़ा रोल था इन द मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आगे पेज आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। The making of the constitution for a huge and a diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. Like साउथ अफ्रीका जितने हार्ड सर्कमस्टांसेस में वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना क्योंकि हमारे इंडियन जो कंट्री है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल बिलोंग करते हैं। सो उन सब की भावना को देखते हुए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि हर एक स्टेट में या हर एक कम्युनिटीज के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। उन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी मुश्किल था। इसके साथ साथ भारत उस समय इंडिया पार्टीशन से गुजरा था जिससे काफी लोग इफेक्ट कर रहे थे। उस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफी सेंसिटिव था। ओके,
At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. और जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो कम से कम 10 लाख लोग दोनों तरफ के मिला के, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों तरफ के मिला के कम से कम उस समय 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई. There was another problem. The British had left it rulers to the principal states to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent. इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो जब भारत मतलब इंडिया के छोड़ के गए देश को, तो वहाँ के प्रिंसिपल स्टेट्स को के ऊपर छोड़ गए कि आपको इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है या फिर इंडिपेंडेंट एज अ स्टेट आपको रूल करना है. तो काफी कुछ प्रॉब्लम थी. ओके, the merger of these princely states was difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of constitution had anxieties about the present and the future of the country. और ये सारे प्रॉब्लम्स थी उस समय के फ्रेमर्स पर, उस समय लीडर्स पे कि आगे जाके हमारी कंट्री सिक्योर रह पाएगी कि नहीं. जो भारत के सारे टुकड़े हो गए थे, मीन्स 543 प्रिंसली स्टेट्स. ओके, इतने सारे टुकड़े हो चुके थे. अब ये यहाँ पर हमारे फ्रेमर्स को इस बात की भी चिंता थी कि ये प्रिंसिपल स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट है ये भारत में शामिल होंगे नहीं होंगे. और जैसे लाइक आज काफी सिक्योर्ड है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली, उस समय जो हम फ्रेमर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनके अंदर चिंता खाई जा रही थी उनको कि आज इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या हमारा इंडिया सुरक्षित रहेगा आगे जाके. ऐसा तो नहीं हो कि आगे जाके कोई और दूसरी कंट्री हम पे अटैक करके हम वापस से इंडिया गुलामी के स्टेज पर आ जाए. तो ये सारी चीजें इंडियन फ्रेमर्स के बीच में उस समय चल रही थी. द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब हम बात करेंगे कि अभी तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, अब हम जानते हैं कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consciousness about the democratic India should look like. Okay, पर लेकिन एक एडवांटेज हमें ये था कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट काफी मीन्स मुश्किलों से गुजरी थी. वहां पर उनके नेटिव्स थे जो व्हाइट अफ्रीकन थे, उनके बीच में मतभेद थे. इस वजह से उनके ऐसे क्लियर पिक्चर नहीं थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे होनी चाहिए. बट लेकिन इंडियन के नेशनल मूवमेंट के थ्रू जब पूरी भारत एक तरह एक हुई तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेमर्स के माइंड में बहुत ही ओपन माइंडेड स्कोप था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. मच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के जो आइडियाज थे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस मिलने के पहले ही मिल गए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट इमीडिएटली a struggle against the foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स जो लीडर हाफ में जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उनने कहीं ना कहीं हमारे पूरे इंडियन कम्युनिटी को एक किया था. और वहीं से हमारे फ्रेमर्स को आइडिया लग गया था कि एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल कैसे बने. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path of Indian should after independence. So the differences existed even today. Yet some basic ideas have to come and accepted by almost everyone. और हालांकि आज भी कुछ बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर आते हैं, बट लेकिन उस समय जैसे वुमेन्स थी तो उन्होंने डिमांड की थी कि जब ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट कि हमें भी पूरा हक दिया जाए, पॉलिटिकली और सोशली भी पूरा इक्वल राइट्स मिले जाए. फिर डिफरेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पीपल्स आए, वो एक हुए और जो नेशनल मूवमेंट ने जिस तरीके से साथ दिया तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्री माइंडेड हमारे लीडर्स के प्री माइंडेड में आ चुका था कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. इसके साथ साथ जो उस समय जो सर्कमस्टांसेस फेस किए थे जो इनइक्वालिटी फेस की थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, उस दौरान भी हमारे फ्रेमर्स को इस बात का एहसास हो गया था कि जो अन्याय है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था वैसा इनजस्टिस जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट बनेगी तब नहीं होना चाहिए. As far back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dragged on how independent constitution should look like. और इसकी नींव in the year 1928 में ही रख दी गई थी by Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया
जिसको कि 1931 में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पास करवाया गया। तो वहां पर डिस्कशंस हुए और कहीं ना कहीं वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने एक तरीके से एक रूप दिया कि कैसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, the right to freedom and equality, and protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. Okay? और कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी जो मोतीलाल नेहरू और जो ये कांग्रेस लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी और जो कराची के जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें जब पॉइंट्स रखे तो उसी दौरान ये सब चीजें आ गई थी कि जब भी हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसमें लागू करेंगे, जिसके तहत 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के वो कोई भी इंसान वोट कर सकता है इंडिया में इफ ही इज अ सिटीजन। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पीपल है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ सभी को फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, सबके पास आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीवन हैज फ्रीडम टू एक्सप्रेस एनीथिंग। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने से पहले ही तय हो चुकी थी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें इंक्लूड होगी। जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब वो असेंबली जहां जो ऐसी असेंबली जहां पर मिलके हमारे लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था यानी फिर लिखा था। The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced a very big legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. There were not fully democratic government. इसके साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया कैसा आया कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इलेक्शंस होते थे इन द ईयर 1937, जहां पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे वहां पे उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे। तो उसमें ऐसा था कि केवल कुछ ही इंसान वोट कर सकते थे इन द ब्रिटिश एरा। ओके, और उसमें वोटिंग करने का भी ये नियम था कि जो कि बेसिकली ऑब्वियसली बात है ज्यादा अमीर थे, है ना, राजघराने से ताल्लुक रखते थे, एजुकेशनिस्ट थे या फिर हायर पोस्ट में थे, केवल उन्हीं को वोट करने का हक था। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो दिमाग में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहनी चाहिए जिसमें कि हर इंसान को वोट करने का हक मिले। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे इंडियंस ने गेन कर रखे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हमें आसानी हुई हमारे लीडर्स को। But the experience gained by Indians in the working the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. That is why Indian Constitution adopted many institutional details and procedures for the colonial laws like the Government of India Act 1935. और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो उस समय जो इनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भी शामिल हुआ करते थे, है ना। तो उस वजह से काफी इनको एक्सपीरियंसेस मिले कि हमारा आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, हमारा इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए। और कुछ लॉज और कुछ रूल्स उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी लिए थे। उसी का एग्जांपल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. इसके साथ साथ इतने सालों साल लगे, लाइक 2 years लगे कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट होने में। तो हमारे लीडर्स ने अदर कंट्रीज से भी काफी कुछ सीखा और कहीं ना कहीं उन चीजों को खुद के लेवल पे इम्प्लीमेंट किया कि लाइक उनसे थोड़ा बहुत आइडियाज लिया, कुछ एग्जांपल्स लिया। लाइक जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था कि कनाडा में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो हर स्टेट्स में जो हमारे यहाँ जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड कर रखे हैं ना कि सेंट्रल फिर स्टेट फिर लोकल गवर्नमेंट, ये आइडिया कहाँ से लिया था? कनाडा गवर्नमेंट से। तो कहीं ना कहीं काफी सारा अदर कंट्रीज से एग्जाम्पल लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। लाइक जो राइट्स जो हमें मिलते हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कहां से लिए गए थे? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो काफी सारे डिफरेंट एग्जांपल्स थे, अदर कंट्रीज थे, जिससे कि उन सब चीजों को लेकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US.
The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on the social and economic equality. तो कौन कौन सी जगहों से एग्जाम्पल लिया था, लाइक फ्रांस जो रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहां से उन सारे सर्कमस्टेंसेस को स्टडी किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उससे सीख ली. इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है वहां पे जो डेमोक्रेसी उनसे थोड़ा सीखा उन्होंने. फिर उसके साथ साथ जो राइट्स जैसे मैंने बताया वो यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. इसके साथ साथ सोशल रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ था उससे भी काफी इंस्पायर हुआ था हमारे इंडियंस, ताकि एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि सभी सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो. Yet they were not simply imitating what others had wanted. At each step they were questioning whether this thing suited for our country. All this factor contributed to the making of our constitution. और ये सारी चीजें मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. इसमें ऐसा जरूरी नहीं था कि उन्होंने सब कुछ उसमें से उन्होंने कुछ चीजें ली, उसमें से सीखा कि हो सकता है कि ये वाली जो पॉलिसी जो अदर कंट्रीज में ये शायद हमारे कंट्री में सूट हो और उनको इंक्लूड किया गया. ओके, अब हम पढ़ेंगे जो ये हमारा पास में जो 3 लीडर्स के पिक्चर्स हैं इनके बारे में जानेंगे. सबसे पहली पिक्चर है राजेंद्र प्रसाद की, जो इनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी डेथ 1963 में हुई थी. इनका जन्म बिहार में हुआ था और प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था. ये लॉयर थे और इनका रोल चंपारण सत्याग्रह में काफी प्रोमिनेंट रोल था और ये 3 टाइम प्रेसिडेंट भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री भी ये रहे. ओके, इसके साथ जयपाल सिंह, इनका जन्म झारखंड में हुआ था. ये 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1917 इनकी डेथ हुई थी. स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनिस्ट, एक स्पोर्ट्समैन थे और उसके साथ साथ काफी पढ़े लिखे भी थे. कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, और ये जो पहली जो राष्ट्रीय हॉकी टीम बनी थी उसके कैप्टन थे. फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, उसके साथ साथ फाउंडर भी थे आदिवासी महासभा के और उसके प्रेसिडेंट भी थे. और उसके साथ साथ उन्होंने एक जो नई पार्टी बनाई थी झारखंड की. ओके, सिंस वो बिलोंग करते थे झारखंड से तो उन्होंने वहां पर एक नई पार्टी झारखंड पार्टी भी उन्होंने बनाई थी. फिर आते हैं H.C. मुखर्जी, इनका जन्म 1887 से 1956 में होता है. इनका जन्म बंगाल में हुआ था. वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ओके, रेप्यूटेड ऑथर और एजुकेशनिस्ट थे, काउंसिलर थे, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली. मेंबर रह चुके थे क्रिश्चियन काउंसिल के और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेटर इनको बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया. ओके, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे. ओके, और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी वैल्यूज को ध्यान रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.